नमस्कार। प्रोटिस फोरम के इस कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने नोटिफाई किया था, हम लोग फिर से कोऑपरेटिव के ऊपर एक सीरीज चालू किए हैं और इस कोऑपरेटिव के ऊपर जो सीरीज है, इसका पहला सीरीज आप लोग कुछ दिन पहले देखे थे, कुछ दिन डिसकंटिन्यू हो गया, पर ये सीरीज में एक कोऑपरेटिव के ऊपर हम चर्चा जारी रखेंगे। पिछली बार श्री गणेश भट्ट जी ने जो प्रारंभ किया था, तो इंट्रोडक्शन लिया था कि किस तरह कितने तरह कोऑपरेटिव होते हैं, कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, इन सारी बातों का उन्होंने बताया था। देश में आप सभी लोग जानते हैं कि सभी किसान आंदोलन किस तरह से चल रहा है और किसान की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के सरकार यह दावा कर रही है कि जो एक 3 बिल लाए हैं, इससे किसानों की समस्या सुधरेगी, देश में रोजगार बढ़ेगा और तमाम तरह की बातें होंगी। वही दूसरी तरह से किसान संगठन आंदोलन पे उतारू हैं और वह मान रहे हैं कि ये जो 3 बिल है, वह उनके पक्ष में नहीं है और एक कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाएगा और देश में जिस तरह से दूसरे सेक्टर्स में प्राइवेटाइजेशन होकर के और उस सेक्टर पे घाटा होता रहा है, उसी तरह से फार्म सेक्टर में भी जब कॉर्पोरेट आएंगे तो स्थिति बद से बदतर होती जाएगी। तो ये इस तरह की वार्ता देश में चल रही है। उसके बीच में हम यह कोऑपरेटिव का जो कार्यक्रम चला रहे हैं, इसकी प्रासंगिकता है क्योंकि जो सरकार और किसान संगठन के बीच में संघर्ष है, उस संघर्ष का जो भी परिणाम है, तो उसके आगे जो समस्या है उसको, यह जो कोऑपरेटिव है उसको एक कदम आगे बढ़ करके कैसे सुलझेगा, उसके बारे में समाधान प्रस्तुत करता है कि आ, खेती को किस तरह से हम लाभप्रद बनाए, उसे घाटा ना हो ऐसा खेती को बनाए और जो चीज सिर्फ एमएसपी जाके टिक जा रही है, या फिर सरकार जो छोटे किसान हैं उनके लिए और जो खेतिहर मजदूर है उनके लिए जिस तरह से कॉरपोरेट की खेती के बारे को एक समाधान के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, तो वास्तव में वो किस तरह से वह समाधान नहीं है, बल्कि हम यह प्रूफ करेंगे कि कोऑपरेटिव सिस्टम ऑफ फार्मिंग और फार्मिंग के बाद कोऑपरेटिव सिस्टम ऑफ प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, फार्मर्स कोऑपरेटिव और बाद में कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव, इनको जब हम लाएंगे तभी जाकर के फार्म सेक्टर में किसान पे आधारित सारे जो लोग हैं, किसानी से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको एक प्रॉपर जो उनकी जो आर्थिक समस्या है उसका समाधान होगा। तो हम भूमिका में जा रहे हैं, उसको बहुत ही विस्तृत रूप से हमने बोला है आदरणीय श्री गणेश भट्ट जी को कि एक विस्तृत विश्लेषण आप प्रस्तुत करिए और इसके ऊपर फिर हम लोग, इनका जो सीरीज खत्म हो जाएगा, इसके ऊपर और भी जो लोग कोऑपरेटिव सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर एक इसके ऊपर हम लोग वार्ता करेंगे कि किस तरह से खेती में और अन्य जगहों में जो है कोऑपरेटिव से एक सही रूप में एक सामाजिक आर्थिक जो हमारी समस्याएं हैं उनका समाधान हो सकता है। तो स्वागत है श्री गणेश भट्ट जी का इस कार्यक्रम में और उनसे निवेदन है कि आगे जो है अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। नमस्कार। अभी थोड़े दिन पहले कोऑपरेटिव के बारे में हम लोग कुछ बातें की थी। ये तो एक सीरीज पे चलाने का प्रोटिस फोरम ने डिसाइड कर लिया है, तो आज उसका दूसरा सीरीज है। क्योंकि कुछ दिन हो गए, हो सकता है उसका लिंक याद ना हो, इसलिए हम थोड़े संक्षेप में कि फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या चर्चा की थी उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें था कि वो कोऑपरेटिव के क्या क्या डेफिनेशंस हैं, कि जैसे कोऑपरेटिव इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स यूनाइटेड वॉलंटरली एटसेट्रा एटसेट्रा, जो हम किताबों में पढ़ते हैं और जनरली जानते भी हैं।
इसी के ऊपर बहुत से डेफिनेशंस भी बताए थे। और कोऑपरेटिव का क्या प्रिंसिपल्स और वैल्यूज हैं, ये तो वॉलंटरी है, ओपन मेंबरशिप है, डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है मेंबर्स का, ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस भी रहता है इसमें, एजुकेशन, ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन वगैरह कोऑपरेशन में कोऑपरेटिव के द्वारा दे सकते हैं। तो कोऑपरेशन एमंग कोऑपरेटिव्स ये भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा इसका प्रिंसिपल में है कंसर्न फॉर कम्युनिटी, वो कम्युनिटी के लिए कुछ कंसर्न रहता है कोऑपरेटिव में, इसलिए तो होता है। मगर प्राउड का स्पेशलिटी क्या है इसमें? इतने जब कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं, हो सकता है एक 100 साल से बहुत से कोऑपरेटिव काम कर रहे हैं, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस। ये बहुत से इंस्टीट्यूशंस को तो हम अपने देश में भी देखते हैं, बाहर के दुनिया में, स्पेशली यूरोप में ये कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन, एक एक इंस्टीट्यूशन सक्सेसफुल है। बहुत से ऐसा उदाहरण हमको मिलता है। मगर इसमें प्राउड का विशेषता क्या है, यूनिक फीचर्स क्या है इसमें? देखिए, सिर्फ डेफिनेशन में अगर हम देखें तो प्राउड का डेफिनेशन ये है, द स्वीटेस्ट यूनिफाइंग फैक्टर्स आर लव एंड सिंपैथी फॉर ह्यूमैनिटी। मानवता के लिए जो प्यार और उनके लिए जो संवेदना है, उनके लिए जो कंसर्न है, ये एक मानव का नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है ये, और इस सबको जुड़ने का काम करता है, सबको जोड़ने का क्या काम करता है। और प्राउड क्या कहता है इसके आगे, द कोऑपरेटिव सिस्टम इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्वीट नेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये मानवता की मन में जितने जो सब चीजों के लिए, सब जीवियों के लिए जो प्यार है, ये प्यार का अभिव्यक्त करने का बहुत अच्छी तरीका है कोऑपरेटिव। ये सिर्फ फिजिकल, जब फिजिकल एक्सप्रेशन यानी फिजिकल लेवल पे एक्सप्रेशन करना हो तो कोऑपरेटिव के द्वारा ही कर सकते हैं। ये प्राउड का विशेषता है। और दूसरा एक विशेषता प्राउड का है कि वो प्राउड कोऑपरेटिव को एक सिस्टम के द्वारा करना चाहते हैं। ऐसा सिर्फ इंस्टीट्यूशन नहीं है, एक संस्था नहीं है। अभी जो हम देख रहे हैं ये पूरा सांस्कृतिक रूप में है, यानी कितने भी संस्था होते हैं वो कोऑपरेटिव के जितने कानून है उसके द्वारा वो कानून के तौर पे वो बनते हैं। और वो कारण ये कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस या संस्थाएं हम देखते हैं हर जगह होता है ये। तो इसके बाद प्राउड का स्पेशलिटी है कि वो प्राउड एक कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन को ही नहीं, सारे कोऑपरेशन को लेकर इसको एक सिस्टम के जैसा काम करना चाहते हैं। इसलिए इसके बारे में भी हमने थोड़ा चर्चा की थी पिछले बार। हमने कहा कि वो प्राउड में 3 तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को करते हैं। एक तो इंडिविजुअल हो गया, और दूसरा लोकल गवर्नमेंट, और तीसरा है कोऑपरेटिव। इसमें क्या है, सबसे बड़ा क्षेत्र इकोनॉमिक का होगा, एक्टिविटी लेने वाले होंगे कोऑपरेटिव सेक्टर। क्योंकि कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए प्राउड में क्या है कि ये स्पेशल बाउंड्रीज है। पूरा इंडिविजुअल कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकता है, उसके लिए प्राउड इन शॉर्ट कहता है कि वो जो बहुत छोटे छोटे इकोनॉमिक एंटरप्राइजेस हैं, छोटे हैं, ताकि वो इतने छोटे हैं जैसा पान दुकान हो, या छोटा मोटा होटल हो, या छोटा भी रिटेल ट्रेड हो, जो कोऑपरेटिव में हम बदल नहीं सकते, इतना बड़ा नहीं है वो तो इंडिविजुअल के लिए इंडिविजुअल कर सकते हैं। और जो की इंडस्ट्रीज कहते हैं, जो आधार अपने इकोनॉमिक सिस्टम के लिए आधार हैं,
ऐसे की इंडस्ट्री जैसा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो या कोई प्रोडक्शन ऑफ स्टील या जितने भी आइटम्स हैं जो एकदम मूल या आधार है, वो अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए आधार है, ऐसे चीजों को की इंडस्ट्री कहते हैं। वो लोकल गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी, ना सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी। ये तो लोकल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट मैक्सिमम, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें दखल अंदाज नहीं करेगी। वो सिर्फ ये लोकल गवर्नमेंट का जिम्मेदारी होगी। ये दोनों को अलावा जितने भी एक्टिविटीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो पूरे के पूरे कोऑपरेटिव में ही करना पड़ेगा। प्राउड सिस्टम का सोच ये है। इससे क्या होता है, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और उसके बाद प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशली ऑफ ऑल एसेंशियल कमोडिटीज, ये पूरे के पूरा कोऑपरेटिव सेक्टर में ही होगा। ऐसा हो सकता है क्या, वो जो पूरा कोऑपरेटिव में करने शुरू करेंगे लोग, वहाँ इनएफिशिएंसी आएगी और कंपटीशन नहीं रहेगा, ऐसा सोच सकता है कोई भी। मगर प्राउड कहता है कंपटीशन बिल्कुल होगी, मगर वो होगी तो बिटवीन कोऑपरेटिव्स, यानी लेवल फील्ड पे अपना कंपटीशन होगा। ऐसा नहीं कि एक ऊपर खड़ा है और एक नीचे है, उनके बीच कंपटीशन। जैसा एक उदाहरण के तरीके से बता सकते हैं, मैं अभी क्रिकेट मैच हो रहा है इंडियन टीम और ऑस्ट्रेलियन टीम के बीच में, कोई बोल सकता है अरे भाई आपके लिए ओपन कंपटीशन करेंगे। कोई छोटा सा एक गली का क्रिकेट टीम, हर गली में तो क्रिकेट टीम होता ही है, छोटे बच्चों का या बड़ों का, अरे बच्चे तुम भी जाके इंडियन टीम के साथ खेल सकते हो, कंपटीशन करो। आज का ये है, आज का सिस्टम है। मगर प्राउड ऐसा नहीं कहेगा। प्राउड का कहना है ऑन ए लेवल फील्ड, यानी होगा कंपटीशन मगर कोऑपरेटिव्स के बीच में। आज के कानून ऐसे हैं, कोऑपरेटिव के बीच में कंपटीशन हो कुछ क्षेत्र में हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसा एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज है, वो एक ब्लॉक में यानी एक तालुका में एक होता है। अगर एक कोऑपरेटिव हो गया गवर्नमेंट से परमिशन लेके, दूसरा कोऑपरेटिव नहीं बना सकते हैं, तो वहां क्या हो रहा है, कोऑपरेटिव कंपटीशन नहीं रहेगा और सक्सेस होने के बदले क्या होता है, ये एक पॉलिटिकल अड्डा बन जा रहा है। वो ये आज का स्थिति है। मगर प्राउड ऐसा स्थिति को नहीं चाहता है। प्राउड का थिंकिंग अलग ही है। ये प्राउड का यूनिकनेस है। इट वांट्स टू मेक कोऑपरेटिव एज ए सिस्टम, क्योंकि जो हम बात करते हैं जब डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी के, डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी का प्रिंसिपल भी एक यही है कि वो प्राउड कहता है कि कोऑपरेटिव एंड डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी दे आर इनसेपरेबल। वहां प्राउड का प्रिंसिपल यह है कि इट शुड बी कंडक्टेड इन कोऑपरेटिव, और डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी का उद्देश्य क्या है, एक उद्देश्य है उसका कि लोग आम जनता के हाथ में इकोनॉमिक पावर दे। द कॉमन पीपल शुड हैव इकोनॉमिक पावर, आर्थिक शक्ति उनके हाथ में होनी चाहिए। ये कैसे हो सकता है, इट इज पॉसिबल ओनली थ्रू कोऑपरेटिव। इसलिए प्राउड का ये विशेषता है कि ये प्राउड वांट्स कोऑपरेटिव एंड डेफिनेशन ऑफ कोऑपरेटिव, इसके बारे में विस्तृत में हमने चर्चा की थी। तो आज शुरू करते हैं हम आगे कि प्राउड का सेकेंड पार्ट, कोऑपरेटिव के सेकेंड पार्ट। इसमें हम आज चर्चा करेंगे कि टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव, और इसमें प्राउड का फिर स्पेशलिटी क्या है। हर जगह कोऑपरेटिव्स तो है ही, आज इतने कोऑपरेटिव्स हैं, तो इसमें प्राउड की विशेषता क्या है और ये सबको प्राउड कैसे करना चाहता है। तो आज हम ये देखते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव, कैसे कैसे कोऑपरेटिव्स हैं। तो जनरली कोऑपरेटिव्स को दो भाग में ब्रॉडली ये कर सकते हैं, एक तो प्राइमरी कोऑपरेटिव और सेकेंडरी। प्राइमरी कोऑपरेटिव को कहते हैं कि जो अपना एक एक्टिविटी खुद करते हैं,
एक कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन बना के। तो दूसरा टाइप का है सेकेंडरी, अरे टर्शियरी कोऑपरेटिव बोलते हैं, जिसमें ये कोऑपरेटिव का कोऑपरेटिव है। ऐसा 2 कोऑपरेटिव, 4 कोऑपरेटिव, 10 कोऑपरेटिव ऐसा मिलके अपना एक फेडरेशन बना लिया है, या साथ में मिलके काम करते हैं। ये कोऑपरेटिव का कोऑपरेटिव है ये। तो हम अभी देखते हैं प्राइमरी कोऑपरेटिव में कौन सा एक्टिव टाइप्स के हैं। तो सब जानते हैं कि फार्मर कोऑपरेटिव है, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव है, फिशरमैन कोऑपरेटिव, कंजर कोऑपरेटिव, रिटेल कोऑपरेटिव, वर्कर कोऑपरेटिव, क्योंकि वर्कर कोऑपरेटिव भी हो सकता है, लेबर कोऑपरेटिव, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट कोऑपरेटिव, वाटर सर्विस कोऑपरेटिव, वॉलंटियर्स कोऑपरेटिव, ऐसे ये तो सब आज एक एक इंस्टीट्यूशन उधर एक इधर एक हम देख रहे हैं। कभी कभी किसी देश में या किसी स्टेट में उधर इधर एक एक दिखता है अपने को। सोशल कोऑपरेटिव, क्रेडिट यूनियन, कोऑपरेटिव बैंकिंग, कोऑपरेटिव इंश्योरेंस, और उसके साथ हाउसिंग कोऑपरेटिव, यूटिलिटी कोऑपरेटिव, ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव। बाद में होता है प्लेटफॉर्म कोऑपरेटिव, यानी कोऑपरेटिवली ओन्ड एक वेबसाइट रहेगा, उसका मोबाइल ऐप भी रहेगा, और उसको एक कोऑपरेटिवली दैट इज बीइंग ऑपरेटेड, ये ऐसा भी है। इसके साथ और एक आता है मल्टी स्टेक होल्डर कोऑपरेटिव और हाइब्रिड कोऑपरेटिव। इसमें क्या होता है कि वो अलग अलग काम करने वाले, कोई एक प्रोड्यूसर होगा, एक फार्मर कोऑपरेटिव को, कोई फार्मर भी होगा, प्रोड्यूसर भी होगा, और वही लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये सब मिलके एक कोऑपरेटिव बना सकते हैं, ये भी हो सकता है। इसके बाद एक आ गया, एक है, इसको बोलते हैं न्यू जनरेशन कोऑपरेटिव। तो आजकल इंडिया में इसको कहते हैं एफपीओ, वो फार्मिंग सेक्टर में लाए हैं इसको। उसमें स्पेशलिटी क्या है कि वो गवर्नमेंट का कहना है, सरकार कहते हैं इसके में कि ये कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स रहेंगे, और ये जो कंपनी है, कॉरपोरेट सेक्टर है, उसका डायनामिज्म इसमें मिला हुआ है, इसको कहते हैं। बट सच्चाई क्या है, रियलिटी में कैसा चल रहा है, ये सोचने की चीज है। ये जो एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स हैं, ये इसमें क्या होता है, एक प्रिंसिपल कोऑपरेटिव का लिया है कि 1 पर्सन 1 वोट। आपका जितना भी शेयर हो, जैसा कंपनी के जैसा एक शेयर के लिए 1 वोट, ऐसा नहीं, 1 पर्सन 1 वोट, दिस इज कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के आधार पे एक कंपनी के जैसा बनते हैं। इनका कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसा कंपनी का जैसा काम नहीं करते हैं। मगर क्या हुआ है उसमें, जैसा आप देख सकते हैं कहीं भी, इसमें कोऑपरेटिव स्पिरिट का थोड़ा कम दिखता है, और कॉरपोरेट स्पिरिट ज्यादा दिखता है। कहने का मतलब ये है कि वो कॉरपोरेट स्पिरिट में क्या है कि वो ज्यादातर मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, और थोड़ा सेल्फिशनेस, ये दोनों रहता है उसमें। वेरएज कोऑपरेटिव इज इंक्लूसिवनेस, सबको साथ में मिला के चलने का कोऑपरेटिव है। इसमें क्या हो रहा है, ये एफपीओस अगर इन प्रिंसिपल दिस कोऑपरेटिव स्पिरिट और कॉरपोरेट डायनामिज्म, कॉरपोरेट स्पिरिट नहीं, डायनामिज्म, ये दोनों का अच्छा मिलाप हो जाए तो ये सक्सेसफुल होगा। मगर अभी दोनों उल्टा हो रहा है, कॉरपोरेट का स्पिरिट आ गया है और कोऑपरेटिव का सिर्फ प्रिंसिपल लिए हुए हैं। फिर भी आजकल हम एग्रीकल्चर सेक्टर में इसको देख रहे हैं, और गवर्नमेंट इसको थोड़ा पुश दे रही है। ये एक आजकल हम देख रहे हैं। इसके साथ अभी एग्रीकल्चर में कौन सा कोऑपरेटिव है, इनमें एग्रीकल्चर में एक तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव, प्रोड्यूसर्स तो हो गया, मार्केटिंग कोऑपरेटिव, परचेसिंग कोऑपरेटिव, वैल्यू एडिंग कोऑपरेटिव, जैसा प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव,
जैसे वैल्यू एडिशन होता है छोटे, अपना स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ आपने क्लीन कर लिया, जो प्रोड्यूस हुआ उसको क्लीन कर दिए, ग्रेडिंग कर दिए, उसका तो बेसिक या इनिशियल वैल्यू एडिशन है उसका, या थोड़ा उसका रूपांतर कर दिए, और उसके साथ उसका प्रोसेसिंग, फ्रूट्स हो वेजिटेबल्स हो उसका प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। ऐसा भी वी हैव लॉट ऑफ cooperatives working like this। उसमें फार्मर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स दोनों मिला के कर सकते हैं। जैसा प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर के साथ मिला के वो करेंगे, उसमें जैसा आपने राइस उगाया है तो धान से वही खुद प्रोसेस कर सकते हैं, उसी को लेके ब्राइन ऑयल निकालिए उससे, या राइस का कुछ वैल्यू एडिशन करके क्लीनिंग करके उसका ग्रेडिंग वगैरह करके पैक करके भी आजकल बेच रहे हैं। तो ये सब उसके साथ हो सकता है। डिफरेंट टाइप प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव में भी अलग अलग टाइप के प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव हो सकते हैं। तो इसमें प्रोट का विशेषता क्या है, ये हर जगह हम देखते हैं और सुनते हैं, तो आप बोल सकते हैं प्रोट का विशेषता क्या है। ये जो कोऑपरेटिव्स है इसमें ज़्यादातर आज जो एग्जिस्टेंस में है, जो काम कर रहे हैं आजकल, ये सब इंडिविजुअल लेवल पे, यानी दे हैव एक्सेप्टेड इंडिविजुअल ओनरशिप। इन प्राकृतिक संसाधन के ऊपर इनका कोई कंट्रोल नहीं है। मगर प्राउड कहता है कि ऑल द नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ एन एरिया कहीं भी हो, दे शुड बी अंडर द कोऑपरेटिव सेक्टर। जैसा हम ऐसा एक उदाहरण के तरीके से लेंगे, एक गांव है, गांव में हो सकता है कुछ छोटा मोटा नदी हो, या छोटा सा स्ट्रीम, या कोई नाला हो, उसमें पानी बह रहा है, उसका यूटिलाइजेशन कैसा हो, उसको कैसे हम इरिगेशन के लिए यूटिलाइज करें, या अगर पानी अच्छा है तो पीने को, गांव की पीने का पानी का सप्लाई करने के लिए उसको कैसा यूज करें, या उससे क्या क्या कर सकते हैं हम, वो सब वही लोग डिसाइड करेंगे। वहां का एक कोऑपरेटिव, जो हम उसको नाम देंगे, चलिए नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट कमेटी, और एक कोऑपरेटिव होगा, वो कोऑपरेटिव के द्वारा ये वहां के प्राकृतिक संसाधन, पानी हो चाहे, या कोई भालू यानी सैंड, वो कैसे कहाँ लेके जाएंगे, कौन यूज करेगा, विलेज के लिए कितना रखेंगे, अपना दूसरे विलेज के लिए या अपना ब्लॉक के लिए कितना देंगे, वो सब वो लोग डिसाइड करेंगे। हो सकता है किसी गांव के नजदीक में कुछ एरिया फॉरेस्ट का हो, तो आजकल क्या हो रहा है, वी आर डिपेंडिंग मोर ऑन फॉरेस्ट का, तो सर्वनाश कर दिया है। जो एक अभिवृद्धि या डेवलपमेंट के नाम से इतना फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हो चुका है, अभी हमको सिखाया जा रहा है और लगता भी है कि फॉरेस्ट तो अभी कभी आएगा ही नहीं, बड़ा बड़ा फॉरेस्ट हो गया नहीं। मगर नेचर का, प्रकृति का ये स्पेशल कैरेक्टर है, अब जितना भी उसके ऊपर दबाव डालो वो फिर से वापस खड़े होने का कोशिश करते हैं। आप किसी जगह में कुछ अगर फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हो गया हो, एक 5 साल 10 साल तक उधर मानव का हस्तक्षेप ना हो, दखल अंदाज ना हो मानव का, तो फिर से वो सर उठा के पौधे फिर से खड़े होंगे और पेड़ फिर से शुरू होगा। तो ये तो वी शुड हैव ए डिफरेंट प्लान फॉर दिस, कि एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम भी होगा और उसको यूज भी करेंगे हम। ऐसा नहीं कि वो प्राउड ये नहीं कहता कि आप फॉरेस्ट को कभी काटो मत और उसको टच मत करो और उसका यूज मत करो, ऐसा कभी नहीं कहता। आपको अगर प्लानिंग करो भाई, आपको अगर आपके प्लान के मुताबिक लगता है अभी
4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद इतना फायरवुड चाहिए, और आपको लगता है कि इतने नए घर बनने वाले हैं, घर के लिए टिम्बर चाहिए, तो उसका प्लान करो ना पहले ही। इतना एकड़ में इसका ये बढ़ाना है, इसमें ऐसा प्लांटेशन करना है, सबसे पहले प्लान करके करो। और कौन करेगा ये सब काम? वो लोकल जो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट कमिटी होगी, वो लोग इसका जिम्मेदारी लेंगे। ये प्राउड का विशेषता है। प्राउड का कहना है कि लोकल रिसोर्सेज शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ लोकल पीपल। कहाँ से लेकर, विलेज से लेकर पूरे अपना सोशियो इकोनॉमिक यूनिट, जिसको हम प्राउड में कहते हैं, ये सोशियो इकोनॉमिक यूनिट को प्राउड का टेक्निकल टर्म है समाज। समाज का दो मतलब होता है कि वो जनरली सोसाइटी के लिए भी समाज बोलते हैं, और दूसरा ये है कि सोशियो इकोनॉमिक यूनिट, वो तो प्राउड का टेक्निकल टर्म है। इसके मुताबिक एक समाज तक, ये समाज के लोग जितने भी लोग हैं उनको हम लोकल आदमी कहेंगे। ऐसा नहीं कि एक गांव का कंट्रोल पूरे समाज, यानी बड़ा सोशियो इकोनॉमिक हो सकता है, सोशियो इकोनॉमिक यूनिट एक स्टेट हो, जैसे उदाहरण की तरीके से अपना कर्नाटका ऑलमोस्ट 90% स्टेट को एक ही सोशियो इकोनॉमिक यूनिट माना गया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि पूरे लोग एक विलेज का कंट्रोल नहीं करेंगे, हर विलेज में एक होगा और इनका कोऑर्डिनेशन रहेगा, वहां से लेकर ब्लॉक से ब्लॉक लेवल पे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और उसके बाद समाज लेवल पे, यानी सोशियो इकोनॉमिक यूनिट के लेवल पे सबका प्लानिंग होगा। सोशियो इकोनॉमिक यूनिट लेवल पे पूरे सोशियो इकोनॉमिक यूनिट का डिमांड इतना है, तो कौन सा ब्लॉक में हम फायरवुड के लिए करें, टिम्बर के लिए कौन सा इसमें जाए, भालो कहाँ से निकाले, ये सब प्लानिंग होनी चाहिए। आज के जैसा नहीं है। तो ये प्राउड का विशेषता है, जिसमें हम ये सोचते हैं कि अपना एक कोऑपरेटिव विलेज स्तर से लेकर एक सोशियो इकोनॉमिक स्तर तक कैसे होगा। तो ये आज का जो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस है, इनसे पूरा अलग रहेगा। और कंज्यूमर कोऑपरेटिव का कंसेप्ट भी आज भी है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव अच्छी तरीके से बहुत जगह काम कर रहे हैं, मगर प्राउड का विशेषता इसमें है कि वो, जैसा मैंने पहले ही कहा, कि वो फूड और जितने भी एसेंशियल आइटम्स हैं, ये सब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर कोऑपरेटिव के द्वारा ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कंज्यूमर कोऑपरेटिव जो है, ये सब, ये लोग कंज्यूमर कोऑपरेटिव वाले प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव से लेंगे, वो डायरेक्टली उनसे खरीदेंगे, बीच में कोई अपना मिडलमैन नहीं रहेगा। और हम 1 मिनट के लिए थोड़ा कोऑपरेटिव से हट के आज का स्थिति, जो किसानों का अभी स्ट्राइक चल रहा है, अभी 20-21 दिन हो गया, उनका जो समस्याएं हैं, ये नई लॉ जो आया है, उसके लिए वे लोग डरते क्यों हैं? एक कॉरपोरेट होने से क्या होता है और एक कोऑपरेटिव रहने से क्या इसका बेनिफिट है? देखिए, कॉरपोरेट होने से क्या होता है, जब कॉरपोरेट एंट्री करता है इस क्षेत्र में, तो उनका प्रॉफिटियरिंग, प्रॉफिट को बढ़ाना, लाभ को जितना लाभ हो सके, गरिष्ठ लाभ को लेना, उससे क्या होता है, अभी तीनों कानून बदला गया है, पुराने कानूनों को बदल दिए। उसमें सबसे खतरनाक बदलाव ये है, 2 एसेंशियल कमोडिटीज के एक्ट के अंदर एग्रीकल्चर कमोडिटीज थे, जैसा धान, दाल, ये सब चीजें जो एसेंशियल कमोडिटी माने जाते हैं, ये जिंदगी के लिए तो जरूरत है ही। इसलिए किए थे कि कोई होर्डिंग ना कर सके इसको, यानी
ये सब अपने गोदाम में स्टोर करके ये लोगों को हैरान ना करें। ये भाव, इन चीजों का भाव आर्टिफिशियल है, कृत्रिम रूप से ना बढ़ाए, इसलिए ये किए थे। अभी आज का गवर्नमेंट का कहना है कि वो अरे ये सब 50वीं इसमें चल रहा, तो वो 1950s में, तब जरूरत थी, तब अपनी प्रोडक्शन कम थी, तब वी आर शॉर्ट ऑफ फूड, फूड आइटम्स अपने पास इतने नहीं थे, अब तो काफी है, इसलिए कोई जरूरत नहीं है ये कानून का। ऐसा नहीं है। ये इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये कानून बदलने के लिए ये षड्यंत्र, अगर आप पिछले 7-8 महीने का जो अपने देश में चल रहा है उसको देखते हैं, तो एक कंपनी जो है बड़े बड़े गोदाम बना रही है। ये 2 कंपनियों के लिए ये बनाया गया। एक कंपनी जो अभी हम देख रहे हैं कि एक 8-10 महीने से इतना बड़े बड़े गोदाम बना रही है एग्री बिजनेस के लिए, तो इनका मालूम था कि ऐसा बदलाव आने वाला है। ये तो ऑर्डिनेंस के द्वारा आ गया जून में, मई जून में आ गया, मगर इनका वो कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था पिछले नवंबर दिसंबर से ही शुरू हुआ था, जनवरी फरवरी में तो जोरदार चल रहा था। क्या इनको सपने में कैसे मालूम हुआ कि ये सब बदलाव आने वाला है, और ताकि ये लोग जितना चाहे उतना स्टोर कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा होगा, ये पूरा गोदाम में कितने भी आप संग्रह कर सकते हैं, देयर इज नो लिमिट। पहले जो लिमिट था, गवर्नमेंट बोलते थे आप इतने टन्स के ऊपर, या इतने 100 टन 200 जितने भी हो, 1000 टन इतने गेहूं रख सकते हैं, इतना दाल स्टोर करके रख सकते हैं। अभी क्या बदलाव है, उससे निकाल दिए ये, तो अभी होर्डिंग को लीगलाइज कर दिया गया। होर्डिंग इज लीगलाइज, आप जितना भी रखो, आप में अगर आपके पास 1 लाख टन दाल का स्टोर करने का कैपेसिटी है तो आप कर लो। गवर्नमेंट कहता है कि इससे कंज्यूमर को बेनिफिट होगी, क्योंकि ये बड़े प्रमाण में ये लोग खरीदेंगे, और जितने ज्यादा खरीदेंगे तो उसका जब डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे तो उनका बहुत कम मुनाफा रख के वो दे सकते हैं। आज का जो मिडलमैन है वो सब बीच में से हट जाएंगे और कंज्यूमर को कम में मिलेगा। मगर वास्तव ये नहीं रहेगा, वास्तव तो उल्टा होगा कि ये कंपनियां जो हैं पूरा खरीद के रखेंगे, खरीद के अपने गोदाम में स्टोर करके रखेंगे, और आर्टिफिशियल कृत्रिम अभाव सृष्टि करेंगे ये लोग। जब ये अभाव सृष्टि हो गया तो मार्केट में हलचल मच जाएगी। उससे क्या होगा, ये लोग भाव बढ़ा देंगे। उसका प्राइस अगर 100 रुपए है दाल का, उदाहरण से, तो ये लोग कितने में भी खरीदे हो, 50 में, 60 रुपए पर किलो खरीदा हो, मगर मार्केट तो अभी 100 रुपए में चल रहा है। इतने मिडलमैन के साथ भी ये लोग जब स्टोर करेंगे, ये तो मोनोपोली हो जाएगी। 110 में, 120 में, 130 में, वो जितना भी बोलेंगे उतना ही देके कंज्यूमर को खरीदना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी जगह मिलने वाला नहीं है। अब मैंने कह रहा था दूसरी कंपनी के बारे में। ये दूसरी कंपनी देखिए रिटेल सेक्टर में आ रहा है। अभी 6-7 महीने से शायद जनवरी फरवरी में ये लोगों ने अनाउंस किया कि हम रिटेल सेक्टर में एंटर होना चाहते हैं। और ये दोनों कंपनी पिछले 10 साल से ज्यादा एग्री बिजनेस में है, मगर ये लोग सक्सेसफुल नहीं हुए थे। बाकी पूरा इसमें बहुत पैसे कमाए, मगर एग्री बिजनेस में ये लोग नहीं कमा पाए, क्योंकि ये कुछ जो पुराने कानून थे ये उनके लिए बाधा देते थे। उसके बारे में संक्षिप्त में बताऊंगा 1 मिनट बाद। अब पहले ये दूसरे कंपनी वाले क्या किए, अभी रिटेल ट्रेड में आ रहे हैं, तो रिटेल ट्रेड में आने के लिए उनका कहा जाता है अपने देश में 6 करोड़ से ज़्यादा रिटेल दुकानें हैं, तो ये लोग नया टेक्नोलॉजी यूज करके ऐप बना रहे हैं। वो ऐप में जो अटैच होंगे उनके लिए मिलेगा।
अब देखिए ये लोग जितना चाहे उतना खरीदेंगे, जितना चाहे उतना संग्रह करेंगे अपने गोदाम में, और रिटेल में एक ऐसे प्ले करते हैं। ये सोचिए कि एक 20% 30% या 50% रिटेल ट्रेड इनसे थ्रू ऐप कनेक्ट हो गए। यानी एक 200 से 2 से 3 करोड़ दुकानें, इनका तो टारगेट है ये इतना करने का 1 साल के अंदर। अगर ये सब इतने इनके साथ जुड़ जाएंगे तो ये लोग क्या करने वाले हैं, वो दुकान वाले जो भी चाहेंगे, कोई दाल हो, कोई अनाज हो, जो भी चीज चाहते हैं तो उनको पहले सप्लाई करते हैं। बाद में ये जब कंपटीशन शुरू होगा, ये इतने ताकतवान है, ये छोटे मोटे पूरा मार्केट से हट जाएंगे। आज जो भी दुकान वाला किसी से होलसेलर से लाना चाहता है नज़दीक के बड़े शहर में, हो सकता है कोई ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या कहीं और, एक ना एक होलसेलर तो रहता है, उसके साथ इसका डीलिंग रहता है और वो वहाँ से खरीद के लाता है। जब मोनोपोली शुरू होगी तो एक ही के पास रहेगा वो। तो अगर आप चाहे या न चाहे तो उसी के पास खरीदना पड़ेगा और दाम वही तय करेगा। ये खेल चलाने के लिए ये तीनों कानून बनाए गए हैं। अच्छा, मैंने कह रहा था कि ये कानून ये लोगों को कैसे बाधा देते थे। पहले देखिए, अभी एपीएमसी का बाहर भी बेच सकते हैं, बाहर भी लोग खरीद सकते हैं। पहले क्या था, जब देश के बहुत से जगह में एक्सेप्ट 6 स्टेट्स, बिहार में था वो लोग निकाल दिया, केरला में नहीं है और कुछ यूनियन टेरिटरी में नहीं है, ये लोगों को छोड़ के बाकी जगह एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है। ये यहाँ जो भी खरीदना चाहता है उसको वहां से लाइसेंस लेना पड़ता था, लाइसेंस लेके उनको कुछ टैक्स देके खरीदना पड़ता था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, आप खरीद कहीं भी खरीदो, आपको टैक्स देने का जरूरत नहीं है। और मजे की बात क्या है कि वो जो ट्रेडर्स एपीएमसी के आंगन में खरीदते हैं उनको तो टैक्स देना पड़ता है। जैसा ये शुरू हुआ तो अपना स्टेट गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट ने वो 2% था उसको कम करके 0.35 कर दिया, और कल से ही एक ही दिन पहले उन्होंने इसको फिर से 1% बढ़ा दिया। 1% टैक्स देना पड़ता है। उसका मतलब है जो भी व्यापारी है वहां जाके 1% टैक्स देके क्यों खरीदेगा, वो बाहर ही खरीदेगा। मगर इसको क्या है, इससे क्या होता था, ये बड़े कंपनियों के लिए थोड़ा दिक्कत थी, इसलिए इसको बदलना था उनको। और दूसरी थी एसेंशियल कमोडिटी का, तो मैंने बता दिया। जब एसेंशियल कमोडिटी का था तो वो लिमिट था और इनको डिक्लेयर करना पड़ता था कि मेरे पास इतने टन्स हैं, इतने 1000 टन है, जितना भी हो, मेरे पास इतना अनाज है, मैंने इतना स्टोर करके रखा है, इनको बोलना पड़ता था। अभी तो कोई जरूरत नहीं है, इसलिए उसको भी हटा दिए। चलो, तीसरा कानून था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। पहले भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होते थे कंपनीज के, मगर लोग उतने उत्सुक नहीं थे उसमें आने की, क्योंकि वो फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए फायदामंद नहीं था। आज क्या हो रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लीगलाइज हो गया। अगर कुछ डिस्प्यूट आ गया दोनों के बीच में, कॉरपोरेट और इसमें, फार्मर कोर्ट में नहीं जा सकता है। उसको ये जो रेवेन्यू ऑफिसर्स रहते हैं, उसको असिस्टेंट कमिश्नर, डीसी, ये लोगों के कोर्ट होगा, उसमें ही केस दाखिल करना पड़ेगा। क्या एक छोटा फार्मर जाके इनके साथ लड़ सकता है क्या? और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये भी कॉरपोरेट के हित में, क्योंकि कॉरपोरेट आना चाहता है, मगर प्राउड ये सब के खिलाफ है। दुख की बात यह है, अपने जितने भी किसान बंधु अभी बोल रहे हैं, ये तीनों कानून जो है सरकार वापस ले, बिल्कुल ठीक है। प्राउटिस्ट भी इसके साथ सहमत है, मगर वो लोग बोल रहे हैं ये जो पहले के कानून जे थे, अरे उनको रहने दीजिए। यहां हमारा कहना है प्राउटिस्ट का कि इसको भी बदलिए। अगर आपको कुछ भी कोऑपरेटिव के बारे में आपका अंदर है, यानी सरकार को
कोऑपरेटिव को बढ़ावा देना है। अभी अभी कोऑपरेटिव का सप्ताह हो गया, भाषणबाजी हो गया, सब कुछ हो गया, उसमें बोल दिए कि वो कोऑपरेटिव को बढ़ावा देना है। अगर आपको है तो ये सब कानून के बदले आप एक कानून लाइए कि प्रोड्यूसर एंड प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग हो और डिस्ट्रीब्यूशन, procurement and distribution of all the essential commodities should be through cooperatives only। कर दीजिए आप, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आपको कोऑपरेटिव में इंटरेस्ट ही नहीं है, आपका इंटरेस्ट जो है कॉरपोरेट में है, कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाना। अगर कोऑपरेटिव ही होता है तो लोगों को, बोथ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स दोनों को इसका बेनिफिट मिल सकता है। ये आज के लोग नहीं चाहते हैं। तो प्राउड का कॉन्सेप्ट ये भी है। अभी टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव की बात कर रहे थे हम लोग, सर्विस कोऑपरेटिव, जैसे डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, ये सब मिलके कोऑपरेटिव कर सकते हैं। आजकल हम देखते हैं एक नर्सिंग होम और एक स्पेशलिटी मेडिकल केयर यूनिट शुरू करने के लिए कितना कॉस्टली अफेयर है ये सब की बात नहीं है। बहुत से डॉक्टर्स नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या होता है कि वो एम्प्लॉय होते हैं, वो खुद नहीं कर सकते, तो लोग सजेस्ट करता है कि ये लोग अपने जो भी डॉक्टर्स हों सब साथ में मिलकर कोऑपरेटिव नर्सिंग होम चालू करें या कोऑपरेटिव मेडिकल सर्विस करें, इंजीनियर्स करें, जो भी हो, एक कंसेप्ट है तो बहुत लोग कर सकते हैं इसको। उसमें क्या है, कोऑपरेटिव स्पिरिट के द्वारा, नॉट विद द स्पिरिट ऑफ कॉर्पोरेट स्पिरिट। अगर कॉर्पोरेट स्पिरिट से करना जाएंगे तो क्या होता है कि वो ओनली देयर विल बी प्रॉफिटियरिंग। ये सब कोई कर सकता है, डेंटिस्ट हो, अकाउंटेंट्स हो, ये सर्विस इंडस्ट्री में जो भी लोग हैं ये भी कोऑपरेटिव कर सकते हैं। तो प्राउड का और एक कंसेप्ट है इसमें, यह है सैटेलाइट कोऑपरेटिव। सैटेलाइट कोऑपरेटिव क्या है कि वो प्राउड का पूरे के पूरा एक सिस्टम के जैसा काम करता है। यानी इकोनॉमी विल वर्क विथ इन कोऑपरेटिव सिस्टम। समझिए एक उदाहरण की तरह से कि एक बहुत बहुत बड़ा कार फैक्ट्री है। ये कार फैक्ट्री को हम कैसे कर सकते हैं कि इसमें उसको स्पेयर पार्ट्स चाहिए। ये जो स्पेयर पार्ट्स प्रोडक्शन जो है ये पूरा कोऑपरेटिव में दे दीजिए, पूरा छोटा छोटा कोऑपरेटिव यूनिट। आपका स्पेसिफिकेशन जो होगा वो होगा, मगर ये छोटा मोटा कोऑपरेटिव हर जगह रहेंगे। अभी क्या हो रहा है, स्पेयर पार्ट्स भी बड़े सिटी में हो रहा है, ये भी पूरा बड़े सिटीज में हो रहा है, तो सिटीज आर गेटिंग कंजस्टेड और वहाँ इतने प्रॉब्लम हो रहे हैं कि वो रहने के लिए जगह नहीं है और वो पूरा लोग वहाँ जाके कभी जो एंटी सोशल एलिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं और पूरा ये सिस्टम जो है खराब होते जा रहा है। अपना सिटीज क्लीन नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आबादी रोज रोज बढ़ रही है, हर जगह एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, तो लोग बड़े बड़े शहर की तरफ भागते हैं और वहाँ जाके रहना उनके लिए मिनिमम फैसिलिटी भी नहीं मिलता है, इतनी गंदी गंदी जगह में रहना पड़ता है उनको। तो ये सब अवॉइड करने के लिए छोटे छोटे जगह में हो सकता है हर ब्लॉक में आप अपना कोऑपरेटिव बना लीजिए और वहाँ स्पेयर पार्ट्स वगैरह वहाँ से होगा। एक कोऑपरेटिव बड़े कंपनी जो असेंबली करते रहेगी, उनका काम होगा असेंबली, तो यहाँ से पूरा लेके आएंगे आप। ये लोग आपका, किसी ने स्प्रिंग बना लिया, किसी ने बेरिंग बना लिया, किसी ने दूसरा चीज बना लिया, तो आप यहाँ आपके जितने भी स्टैंडर्ड है, जितने भी स्पेसिफिकेशन है, उसी के इसमें लाइए और यहाँ असेंबल करके अपना प्रोडक्ट को लॉन्च कीजिए, वो भी कोऑपरेटिव में होगा। तो ये छोटे मोटे कोऑपरेटिव जो दूर दूर के जगह में रहते हैं, इसको हम सैटेलाइट
कोऑपरेटिव कहेंगे। इसका तो अब देखिए इसका बेनिफिट जो है, एक तो लेबर अनरेस्ट बहुत कम होता है, क्योंकि छोटे छोटे जब कोऑपरेटिव होते हैं वो अपनापन रहता है, वो अपने के लिए काम करते हैं, ये छोटे छोटे जगह में रहेगा। अभी उदाहरण के तरीके से बेंगलुरु के नज़दीक एक इनोवा कार का फैक्ट्री है, टोयोटा का। अभी बहुत दिन से उनका लॉकआउट या अनरेस्ट वगैरह चल रहा है। और थोड़े दिन पहले, एक हफ्ता भी नहीं हुआ, एक विस्ट्रॉन कोई कंपनी है बेंगलुरु से 100 किलोमीटर आगे, वहाँ भी स्ट्राइक शुरू हो गया, क्योंकि हजारों संख्या में, दैट्स इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है आईफोन का तैयार करने का, वहाँ भी शुरू हो गया। अब गवर्नमेंट का स्टैंड है, अरे भाई ये लोग इतना पैसे लाए हैं, बाहर से आए हैं ये लोग, आप स्ट्राइक कर रहे हैं यहाँ, आपका स्ट्राइक के कारण प्रोडक्शन बंद हो गया है, प्रॉब्लम हो रहा है। ये गवर्नमेंट का कहना है। ये लोग बोल रहे हैं हमें कुछ ठीक से पेमेंट नहीं हो रहा है, हमारा मिनिमम ये नहीं दे रहे हैं, हमें मिनिमम ह्यूमन रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है यहाँ, अपने लीडरशिप और अपना यूनियन राइट्स को ये लोग नहीं मानते हैं। तो ऐसे बहुत से चीज़ों को लेके ये चल रहा है। जब कोऑपरेटिव बनता है तो असेंबलिंग यूनिट में भी इतने लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो लोग अपने अपने जगह काम करते रहेंगे, दे आर हैप्पी टू वर्क देयर। और दूसरी क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होता है। क्यों, अपने घर से जो काम कर रहा है उसके लिए थोड़ा कम तनख्वाह मिले या थोड़ा कम ये भी मिले, बस है उसके लिए। क्योंकि ये शहर में जाके घर से बहुत दूर रह के जब उसको ज़्यादा पैसा भी मिले तो ये तो रेंट में या ट्रांसपोर्ट में और उधर के एक्सपेंसेस के लिए पूरा बहुत पैसा जो कमाता है उसी में चले जाता है। तो अपना जगह में रह के, अपने गांव में या गांव के नज़दीक रह के आदमी अगर कम भी कमाए तो उसके लिए ये ठीक रहता है, ही कैन मैनेज दैट। तो इसके बाद इतने सब कोऑपरेटिव टाइप्स हैं। तो मैंने शुरुआत में भी यही कहा था, Prout is not interested in establishing cooperative institutions alone, यानी कोऑपरेटिव संस्था को आप बनाते जाए, सिर्फ इतना प्रोट का इंटेंशन नहीं है। प्रोट का इंटेंशन है कि हम इसको एक सिस्टम करें, कोऑपरेटिव सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, कोऑपरेटिव सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये लागू करें। यानी तो अननेसेसरी डुप्लीकेशन नहीं होगा कहीं भी। एक प्रोट का जो 3 टायर इंडस्ट्रियल सिस्टम है, यानी जो इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर में रहेंगे उसमें साइज के हिसाब से छोटे मोटे इंडस्ट्रीज वगैरह जो है, मगर वो छोटे मोटे इंडस्ट्री भी अगर ऐसा एक उत्पादन कर रहा है, ऐसा एक चीज की, एक वस्तु की उत्पादन कर रहा है जो एक अर्थव्यवस्था के लिए आधार है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये उसको, और बहुत सेंसिटिव है, इसको तो लोकल गवर्नमेंट ही करेगी, वो की इंडस्ट्री में चले जाएगा। सिर्फ छोटा रहने से ऐसा नहीं कि वो किसी इंडिविजुअल को दे देंगे, नहीं, ये जाएगा की इंडस्ट्रीज में। की इंडस्ट्रीज तो हमने क्या दिया कि ये दिस विल बी कंट्रोल्ड बाय दी अपना लोकल गवर्नमेंट। ये और बाकी जितने भी बीच में रहते हैं इंडस्ट्रीज, चाहे फार्मिंग हो, अरे आप पूछ सकते हैं फिर एक डाउट आ गया वगैरह, बार बार इंडस्ट्री बोल रहा है ये आदमी और बीच में फार्मिंग भी बोलता है, क्या कृषि भी इंडस्ट्री है क्या? हाँ भाई, Prout wants to give industrial status to agriculture. Agriculture should be considered on par with industry. तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे 1 मिनट बाद। तो अब देखते हैं कि ये Prout का जो स्पेशलिटी है, ये 3 टायर इंडस्ट्रियल सिस्टम जो
प्राइवेट ओनरशिप की तरफ से या इंडिविजुअल्स पे होगा वो, दूसरा होगा की इंडस्ट्रीज लोकल गवर्नमेंट की कंट्रोल में, और बाकी जितने भी होंगे इंक्लूडिंग बैंकिंग वगैरह सब कुछ कोऑपरेटिव सेक्टर में ही होगा। सो देयर इज नो डुप्लीकेशन। कॉरपोरेट वाला आके नहीं बोल सकते कि वो हम अपना बैंक खोलेंगे, मगर अब तो चिंतन चल रहा है ये सरकार में कि कॉरपोरेट को दे दें। बैंक का पैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे डुबाने वाले हैं कॉरपोरेट सेक्टर, और गवर्नमेंट जितने भी राइट ऑफ कर रही है, ये लोन वेवर नहीं कहते उसको, गवर्नमेंट का शब्द यूज करते हैं राइट ऑफ। दे आर रिटन ऑफ लाखों लाखों करोड़ पिछले 6-7 साल से हर साल 2 से 3 लाख करोड़ राइट ऑफ हो रहा है। ये पूरे कॉरपोरेट सेक्टर का है, और अब उन्हीं लोगों को बैंकिंग का लाइसेंस देने का सोच रहे हैं। जैसा बेसिक इकोनॉमिक्स कहता है कि मोनोपोली कैपिटलिज्म इज बैड, हम तो टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं स्कूल कॉलेजेस में, मोनोपोली इकोनॉमी इज बैड, इट इज नॉट गुड। दूसरा उसमें एक प्रिंसिपल भी आता है एडवांस्ड इकोनॉमिक्स में कि वो कॉरपोरेट सेक्टर्स और प्राइवेट सेक्टर शुड नॉट बी अलाउड इन बैंकिंग, क्योंकि ये लोगों का पैसा पूरा जमा करके खुद ले लेंगे और इसको बैंक को डुबाने का चांसेस बहुत है। मगर आज का गवर्नमेंट को लगता है कि पूरा साफ सीधे आदमी है, क्योंकि इनका बहुत से राइट ऑफ किए हैं ना लोन बहुत बैंकों का कर्जा राइट ऑफ किए, इसलिए बहुत से बैंक तकलीफ में है। नेशनलाइज बैंक तो पूरा नेशनलाइज बैंक का प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत से उनका बड़े बड़े कर्जेदार हैं पूरे कॉरपोरेट, और वो पूरा एनपीए बन गया है, वापस देने का कोई इरादा भी नहीं है उनको, वसूल ये न लोग कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है इनके पास। अब चलो यहाँ से पैसा क्यों लेने का, हम सीधा सीधा डिपॉजिटर से यानी कस्टमर से पैसा जमा कराएंगे, हम यूज करेंगे। ये सोच चल रही है कॉरपोरेट का, और ये सरकार उसको मान रहा है। मगर प्राउड कहता है ऑल दी बैंकिंग शुड बी इन कोऑपरेटिव सेक्टर, उसी के अंदर होगा। ये सब ये तीनों ये 3 टायर इंडस्ट्री रहने से देयर विल बी नो ओवरलैपिंग। कोई ऐसा नहीं दूसरा टाइप वाला आके वहां धकल लेगा, नहीं है। इट इज ओनली कोऑपरेटिव कंपटीशन रहेगी 2 कोऑपरेटिव बैंकों के बीच में। और लोकल रिसोर्सेस सब क्या होता है, अभी जो नेशनलाइज बैंकिंग सिस्टम है, इससे क्या होता है कि बहुत से जगह का पैसे इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट बैंक को मिलता है, और यहां से लेके वो लोग क्या करते हैं दूसरे कहीं दूर की जगह में उसी को लोन के रूप में देते हैं। यानी यहाँ के पैसे यहाँ यूटिलाइज नहीं हो रहा है, लोकल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, यहाँ के संपत्ति बाहर चले जाएगा। हो सकता है किसी गांव में जो मिला है या किसी स्टेट का हो या किसी डिस्ट्रिक्ट का हो, जितने भी पूंजी इन्होंने इकट्ठा किया है बैंक ने इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, ये सब लेके जाके ये लोग दिल्ली में, बॉम्बे में, और यहाँ कहीं भी बड़े बड़े शहर में जो बड़े बड़े कंपनियां कॉरपोरेट्स रहते हैं उनको लोन दे रहे हैं, और वो बाद में डुबा देंगे, वो तो अलग बात है। मगर पैसे यहाँ का वहाँ चले जाएगा, और यहाँ एक जगह जहाँ से जा रहा है वहाँ तो यूज नहीं होगा, वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो जाएंगे। प्राउड का एक प्रिंसिपल ये भी है कि वहाँ का संपत्ति यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, पैसे वही सर्कुलेट होनी चाहिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं कोऑपरेटिव और इंडस्ट्रियल स्टेटस टू एग्रीकल्चर। तो इंडस्ट्रियल स्टेटस टू एग्रीकल्चर क्या होता है? जैसा आज एमएसपी के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, ये अपने किसान लोग जो है ना, ये बहुत इनोसेंट लोग हैं। ये इनको आज का जो इकोनॉमिक सिस्टम में दगलबाजी जो चल रहा है, जो लोग इतने डिसेप्शन, इतने डिसीव कर रहे हैं, इतना वहां प्रॉफिटियरिंग लाभखोरी चल रही है, ये किसान समझ नहीं पा रहे हैं।
इनको डरा डरा के रख दिया है। देखो, अगर तुम्हें इंडस्ट्रियल स्टेटस दे दिया तो तुम्हें इनकम टैक्स लगने वाली है। अब तो आप जितना भी एग्रीकल्चर से पैसे कमाओ उसका कोई टैक्स नहीं है, मगर ये जब इंडस्ट्रियल स्टेटस आ जाएगा तो आपको टैक्स देनी पड़ेगी। डरा के रखे हैं लोग, इसको डर गए हैं उसको, इसी कारण से। मगर इंडस्ट्रियल स्टेटस होती क्या है? जैसा एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में, एक उद्यम या इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट आता है, एक पिन से लेकर पेन हो या एरोप्लेन, जो भी मैन्युफैक्चर होता है उसका प्राइस कौन तय करता है? क्या जो बीच वाला मिडलमैन, ट्रेडर या कंज्यूमर? कोई नहीं करता है। मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर जो है वो तय करता है। मगर जो कृषि उत्पन्न जो है उसका कौन तय कर रहा है? कृषिक तो नहीं कर रहा है, किसान कहाँ करता है? अरे आया मार्केट में, वो भाई वो कोई ट्रेडर रहता है, उसने कहा मुझे इतने पैसे में चाहिए, 1,000 रुपए क्विंटल चाहिए, दोगे या ना दोगे? तुम्हारा मर्जी, अगर देना है तो दो, नहीं तो वापस लेके जाओ। और इसी को गवर्नमेंट कहती है इट इज हिज फ्रीडम, ही कैन सेल इफ ही वांट्स। नहीं तो उसको बेचने की कोई जरूरत नहीं, रख सकता है। भाई आपने अगर वेजिटेबल्स ग्रो किया हो, आपने टोमेटो लाया है, आपने काकड़ी लाई है क्विंटल में या टन्स में, कोई बोलता है ये पूरा मैं 200 रुपए क्विंटल में लूंगा, यानी 2 रुपए किलो में, तो उसको वो बोलता है कि अरे भाई बहुत कम हो गया, मुझे इसका ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी नहीं लगा, तो मैं आपको कैसे दूं? आपका फ्रीडम है, गवर्नमेंट का कहना है आपका फ्रीडम है, आप मत बेचो। ठीक है भाई, नहीं बेचूंगा ऐसे फार्मर, तो रखूं कहाँ? कितने दिन रखूं मैं? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तो वो सड़ जाएगा, वो मुझे तो बेचना ही पड़ेगा। वो धान हो, गेहूं, कितने दिन रख सकूंगा मैं? वेजिटेबल्स तो चलिए एक 2 दिन, 4 दिन या हफ्ते भर का, फ्रूट्स भी उतना ही है। अगर ये हो, दान हो, तो 1 महीना रख सकता हूँ, 1.5 महीना, उसके आगे नहीं रख सकता हूँ। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट तो कितने दिन भी चाहे तो आप रख सकते हैं। मगर वहां उत्पादन के जो करता है मैन्युफैक्चरर, वही तो डिसाइड करता है। वो डिसाइड कर, प्राइस डिसाइड करने के लिए उसका एक यार्ड स्टिक रहता है। तो वो सोचता है इसका रॉ मटेरियल का कॉस्ट क्या है, इसमें जो सुपरवाइजर है उसका कॉस्ट क्या है, जो काम करते हैं उसका कॉस्ट क्या है, लैंड का यानी उसका फैक्ट्री का रेंट कितना है, सब कुछ ऐड करते आए, इंश्योरेंस कितना है, ये है वो है, सब कुछ ऐड करके बाद में ओ मुझे इतना कॉस्ट हो रही है, डेप्रिसिएशन निकलता है। मेरे मशीनरी जो रखा हो सकता है 10 साल के बाद ये पुराना हो जाएगा और इसको ये काम नहीं कर सकेगा, तो मुझे नया लेना पड़ेगा। उसके लिए 10 साल में नए मशीन के लिए मैं इतना ये मशीन का डेप्रिसिएशन निकाल के रखूंगा। ये सब ऐड करके एंड में क्या करता है, वो थोड़ा प्रॉफिट ऐड करके अपना प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करता है। एक कृषि उत्पन्न के लिए कहाँ होता है? एमएसपी जो बोलते हैं ना आप, ये पूरा लोगों को बुद्धू करने का नाटकबाजी है। ये कम साल ये लेते हैं, इसमें आपने खाद जितना डाला, बीज का मूल्य क्या है, ये लेबर कितना डालनी, क्या हर हर किसान तो सिर्फ लेबर के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, खुद काम करता है। बहुत से किसान जो हैं, छोटे मोटे जो किसान लोग हैं, पूरा खुद काम करते हैं, उसका फैमिली पूरा उसी पे लगे रहती है, उनका कुछ लेबर कॉस्ट है। और लैंड अगर बाप दादा से भी आई हो, उसके लिए भी कुछ कॉस्ट चाहिए, यानी रेंट, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, कुछ रेंट तो चाहिए उसके लिए। वो कुछ ऐड नहीं करते उसमें, ना लैंड रेंट ना ये, और ब्याज वगैरह ऐड नहीं करते, डिप्रिसिएशन की बात तो ही नहीं है यहाँ। तो परसों जब किसान लोग ये कानून के खिलाफ लड़ाई शुरू किए तो गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, 50 रुपए बढ़ा दिए। आज आपने देखा होगा कल शुगर केन ग्रोअर्स के लिए कुछ ये दे रहे हैं। भाई उतना ही दो, क्यों दे रहे हैं आप पर टन 10 रुपए दे रहे हैं, 20 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो 10 रुपए ही क्यों दे रहे हैं? 20 क्यों नहीं, या 100 क्यों नहीं, या 5 क्यों नहीं? वो कुछ रैशनैलिटी है ही नहीं उसमें। उनका मन में आया सबको खुश करने के लिए हमने 5 रुपए बढ़ा दिया, 50 रुपए बढ़ा दिया। वो कोई कैलकुलेशन
नहीं है इसमें, इसलिए तो ऐसा चल रहा है ये सब। तो जब इंडस्ट्रियल स्टेटस होगा एग्रीकल्चर के लिए, यानी उसका क्या है, जो किसान अपने उत्पादन का मूल्य खुद तय करेगा, ऐसा व्यवस्था जब आएगी तब क्या होता है, प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विल बी ए फेयर प्राइस। तो उसके लिए बुद्धिमान लोग हैं, कुछ वो बोलते हैं भाई ऐसा अगर आप कैलकुलेट करें तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, अभी अनाज का भाव हो सकता है अभी 30 रुपए में, 40 रुपए में, या 50 रुपए में अच्छे राइस मिलता होगा आपको, तो हो सकता है ये 80 रुपए तक, 100 रुपए तक चले जाएगा। तो क्या करें हम, कंज्यूमर के लिए बहुत कष्ट होगा। अरे भाई, दूसरों के लिए कष्ट हो रहा है, इसके लिए क्या देश के जो 60% लोग जो कृषि के ऊपर निर्भर हैं, क्या वो लोग हमेशा त्याग करते रहे, अपना अपना मुनाफा त्याग किए, अपना जितना भी अपने को मिलना चाहिए था वो भी त्याग किया, और कितने त्याग आप उनसे चाहते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं। और दूसरी चीज है, प्राउड इज नॉट ऐसा पीस मील सोल्यूशन नहीं है, यहाँ एक वहां एक दे दो, ऐसा नहीं है। जब इंडस्ट्रियल स्टेटस तो एग्रीकल्चर की बात प्राउड करती है, तो ऑन द अदर हैंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ guaranteeing the essentialities of life to everyone, सबके लिए जीवन की न्यूनतम आवश्यकता गारंटी होगी। कैसे? सरकार बांटेगी नहीं, आपको हाथ जोड़ के खड़े होने की जरूरत कोई नहीं होगा। तो आपको क्या वहां होगा, थ्रू परचेसिंग कैपेसिटी, यानी खरीदी शक्ति होगी आपके हाथ में। खरीदी शक्ति कैसे आएगी? जब एम्प्लॉयमेंट होगी, जब मैं काम करूंगा मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, तो वो पैसे से मैं कर दूंगा। ये दोनों साथ साथ चलेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ जो कृषि उत्पन्न की भाव बढ़ गया और वहां लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है, कभी नहीं होगा। वो प्राउड का सिस्टम है, प्राउड का सिस्टम। अब हम सोचते हैं कि ये जो सिस्टम में किसान अपने फसल की कीमत खुद तय कर सकेगा, ये कैसे लागू कर सकते हैं हम? कैसे? ये तो सपना नहीं है। कोई बोल सकता है अरे भाई आप बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, ये क्या वास्तव में होगा क्या? क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, मगर उसके लिए कोऑपरेटिव सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ेगा। कोऑपरेटिव सिस्टम ऑफ इकोनॉमी, नॉट ओनली कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन। कोई बोलता है कि फार्मर्स को बोलो कि वो कोऑपरेटिव कल्टीवेशन करे। कोऑपरेटिव कल्टीवेशन तो ठीक है, मगर ऐसे सिस्टम आना चाहिए। वो ऐसा सिर्फ ऐसा नहीं कि वो 10 लोग मिलके किए और बाकी सब कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर चल रहा है, उनके साथ ये लोगों को कॉम्पीट करना पड़े। क्योंकि उनमें ऐसा करने में दो डिफिकल्टीज है। एक, जो आज जो किसान कर रहे हैं, भारत की जो किसान जो है, ये अपने लैंड से, भूमि से, कृषि से मेंटली भी जुड़े हुए हैं। ये उनके लिए सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये उनका अस्तित्व का एक भाग है, एक अंश है। इसलिए ये लोग सिर्फ वैसे ही नहीं देखते, अरे एक मिट्टी है इसके पाँव में टुकरा के या इसके ऊपर आप चले जाओ, सिर्फ उतना नहीं है। उनके लिए ये माँ के समान है, जो अपने अन्न दे रही है, अपना आहार दे रही है। ये ऐसे पवित्र भाव से देखते हैं मिट्टी को, एक बात। दूसरी ये जो है, इसी कारण उनका जो एग्रीकल्चर होता है, दैट इज ए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी सुस्थिर कृषि है। ये आगे की भी सोचते हैं, अभी 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद या 50 साल बाद, अगर मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा या मैं पूरे पूरे काम नहीं कर सकूं, मेरे बेटे के लिए चाहिए भाई, मेरा बेटा भी वही करेगा, और बेटे के बाद पोते के लिए चाहिए। ये तो वो सोच के उसको बचा के रखता है, वो खराब होने नहीं देता।
मगर ऐसा कुछ हो गया है क्योंकि ज़्यादा पानी देने से, क्योंकि उसको मालूम नहीं था ज़्यादा पानी देने से क्या होता है। वो बिना प्रॉपर गाइडेंस बहुत से कृषि भूमि आज खराब हो गया है, क्षारीय हो गया है खाद यूज करने से, और बोरवेल का पानी यूज करने से वो खराब हो गया है। उसको मालूम नहीं था, वो उसका उद्देश्य नहीं था। कोई किसान ये नहीं चाहता कि अपना भूमि खराब हो जाए। मगर कॉरपोरेट के लिए क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रहता है 5 साल 10 साल, ज्यादा साल, उससे आगे तो कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना नहीं चाहेगा। बहुत से लोग 5 साल करेंगे या 10 साल करेंगे, या कोई प्लांटेशन क्रॉप में 15 साल 20 साल तक कर सकते हैं। उसके बाद उससे कोई लेना देना ही नहीं है, वो छोड़ के चले जाएगा। तो उस कारण क्या होता है, ये लाभखोरी के कारण उसको तो वही है। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया मैंने 100 एकड़, ये 100 एकड़ में मैंने इतना पैसा लगाया, तो जितना जल्दी मैं मेरा पैसे वापस लूँ। बहुत ज़्यादा अननेसेसरी खाद यूज करेगा, वो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करेगा, स्प्रे करेगा, पेस्टिसाइड स्प्रे करेगा, पूरा विष डालेगा उसमें, बोरवेल खोदेगा, बोरवेल से पानी निकालेगा, ज्यादा पानी देके प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करेगा। ये सबसे क्या होता है कि वो सुस्थिर कृषि के बदले 5-10 साल में भूमि पूरा खराब होके रहेगा। जब वो कॉन्ट्रैक्ट फार्म खत्म करके वापस चले जाएगा, खुद किसान जो कॉन्ट्रैक्ट में दिया था उसको रोना पड़ेगा, क्योंकि उसकी भूमि पूरा खराब होके रहती है। अपना सरकार ये सब नहीं सोचता है, क्योंकि वो कॉरपोरेट के कंट्रोल में है। कॉरपोरेट जो कंपनियां हैं ये अपने हम समझते हैं जैसा फलाना फलाना पार्टी XYZ अपना सरकार चला रही है, बिल्कुल गलत। ये देश को चला रहे हैं अभी कुछ गिने चुने कॉरपोरेट हाउसेस, उनके इशारे में के द्वारा अपने लोग नाचते हैं। अपने जो नेता लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं, ये उनको खुश रखने के लिए ये लोग नाचते हैं, ताकि इनका इलेक्शन फंड मिलता है। चलिए इसके आगे हम चलते हैं कोऑपरेटिव के बारे में। तो एक कृषि को उद्यम का स्थान देने के लिए कोऑपरेटिव में कैसे कर सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे अगले एपिसोड में। अभी 1-2 दिन में नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि हम कृषि को एक उद्यम का स्थान देंगे। जब किसान को अपने फसल के मूल्य खुद तय करने का परिस्थिति निर्माण करने के लिए कोऑपरेटिव से ही कैसे होगा। कोऑपरेटिव तो चाहिए, एक पार्ट हो गया, और दूसरा उसका मुंह है कि वो ये तो कोऑपरेटिव से ही पॉसिबल है। अगर कोऑपरेटिव सिस्टम हम एडॉप्ट नहीं करते हैं तो वो भी पॉसिबल नहीं हो। प्राउड और कोऑपरेटिव इसलिए हर क्षेत्र में मिले जुले हैं। तो प्राउड को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए सिस्टम इज ए मस्ट, एंड कोऑपरेटिव के सिस्टम के द्वारा ही प्राउड एस्टैब्लिश हो सकता है। तो आज के लिए इतना, और आगे इसके बारे में हम जी जी, अगले एपिसोड। धन्यवाद दादा। तो अभी बहुत विस्तृत से कोऑपरेटिव के बारे में बताया गणेश भट्टदार ने। तो यह सीरीज के रूप में हम लोग चला रहे हैं, यह दूसरा सीरीज हुआ कोऑपरेटिव के ऊपर। और कोऑपरेटिव में बोलते के साथ तीनों जो फार्म बिल हैं और कॉरपोरेट खेती और कोऑपरेटिव खुद खेती क्या होती है और क्या इन दोनों में इसका लाभ हानि है, इसके बारे में बता दिया। तो हमारा अभी फॉर्मेट है, मेरा रिक्वेस्ट भी था गणेश बरदादा से, एक डिस्क्रिप्टिव क्लास हो एकेडमिक कोऑपरेटिव के रूप में, एक कॉम्परेटिव एनालिसिस भी करके दे रहे हैं। तो आप सभी दर्शकों से जो लोग कोऑपरेटिव जानना चाहते हैं, खासकर प्रोत के बारे में, तो मेरा ये अनुरोध रहेगा कि यह जो क्लास चल रहा है इसको आप लोग अपने अपने सिस्टम में सेव कर लें, ताकि भविष्य में भी इसको रेफरेंस के रूप में आप लोग यूज कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादा। हम लोग अब अगला जो सीरीज है तीसरा, यह सीरीज कब होगा मैं बात करके इनसे आप लोग को इंटीमेट करूंगा, तब आप लोग फिर से आप लोग देख सकते हैं फिर आगे का। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। यस।